आपका स्वागत सुन चुके हैं। अब एक सॉन्ग, अब ये हमारा जो कारवां चल चुका है ना, ये कारवां रुकना नहीं चाहिए और आपके अधिकार को रोकने वाला कोई माइकल लाल पैदा नहीं होगा अगर इसने कारवां चला तो। और मैं अपनी जो सामाजिक बुराइयां हैं, जो हमारे गांव में कई चीजें चल रही, उससे भी हमारा समाज पिछड़ा हुआ है, उसके ऊपर मैं आपको 4 लाइनें बताता हूं, सुनाता हूं ट्रैक के माध्यम से। अभी एक वक्ता ने बता रहे थे, साहब कह रहे थे कि हमारी उन्नति शिक्षा से होगी। हर ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक लाइब्रेरी होना चाहिए बाबा साहब के नाम। हमने हमारी ग्राम पंचायत में बाबा साहब नाम से एक लाइब्रेरी खोलने से मुझे 15-16 बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। इसमें प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं है और बाबा साहब के नाम से कई विरोध हो रहे हैं, लेकिन हमने उसका डट के मुकाबला किया। मेरी ग्राम पंचायत में भी SC/ST के भाई है तो उन्होंने मेरा साथ दिया। तो एक बुराइयों पे एक छोटा सा सॉन्ग सुनिए ट्रैक के माध्यम से। और भजन गाने तभी है जब सब एक बार साथ देंगे तालियों से एक साथ। जय भीम। अहो चलिए आरी पकड़िया में मिले के हरो सामाजिक बुराइयां में दूर करो। चलिए आरी पकड़िया में मिले के हरो सामाजिक बुराइयां में दूर करो। दूर करो जी हमें दूर करो। चलिए आरी पकड़िया में मिले के हरो सामाजिक बुराइयां में दूर करो। सभी के दोनों हाथ एक साथ। भेद माही भ्रूण हत्या बेटी की नहीं हो। भेद माही भ्रूण हत्या बेटी की नहीं हो। अहो सभी एक साथ। पालन पोषण बढ़िया ऊंची शिक्षा बेटी को। पालन पोषण बढ़िया ऊंची शिक्षा बेटी को। क्या बात। धरती होते की संतुलन ऐसा पाप से डरो सामाजिक बुराइयां में दूर करो। चलिए आरी पकड़िया में मिले के हरो सामाजिक बुराइयां में दूर करो। और सभी के दोनों हाथ लहराते हुए जय भीम। अहो यही जोश यही उत्साह। इधर वाले भी एक साथ। जरा पीछे वाले भी। क्या जोश है। नाबालग की शादी करबो कानूनी अपराध। नाबालग की शादी करबो कानूनी अपराध। घर को माहौल बढ़िया रखो बंद करो अपवाद। घर को माहौल बढ़िया रखो बंद करो अपवाद। लाडली बेटा में पढ़ाओ सीखे सास करो सामाजिक बुराइयां में दूर
तालियों की गड़गड़ाहट। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मेरा निवेदन है कि आप मंच के आगे से सामने वीआईपी एरिया में बैठें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा अनुसूचित जाति जनजाति का महापंचायत है और एक ऐतिहासिक पंचायत है। इसे ऐतिहासिक बनाने में आप हमारा साथ दें। मंच के आगे का एरिया आप खाली कर दें। हमारे बीच में विधायक प्रशांत मेहरवा जी पधार चुके हैं, उनका जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। हमारे बीच में अभिजीत कुमार महापौर भरतपुर पधार चुके हैं, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। सर एक बात, सचिन सरवटे साहब उपाध्यक्ष राष्ट्रीय राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग पधार चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा कार्यकर्ताओं से वॉलंटियर से निवेदन है कि आप सबको अपनी अपनी जगह पर बैठाएं और मंच के आगे से आप जगह खाली कर दें। अभी कुछ वक्ता हमारे वक्तव्य रखेंगे, उसके बाद एक छोटी सी बच्ची आपके सामने बाबा साहब का गाना पेश करेगी। मैं निवेदन करूंगा जिनका नाम अनाउंस कर चुके हैं और जो हमारे मार्गदर्शक हैं, डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष हनुमान प्रसाद जी, जो आप विधायक रहे हैं, आप आईएएस रहे हैं, आप आरपीएससी के चेयरमैन रहे हैं, आप वेलफेयर सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष हैं। आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमें यहाँ कर संबोधित करें। आदरणीय हनुमान प्रसाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी, श्री हनुमान प्रसाद जी, पूर्व प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हमारे बीच। आज इस महापंचायत में मैं आप अनुसूचित जाति जनजाति के महानुभाव जो पूरे राजस्थान से यहाँ एकत्र हुए हैं, उनका स्वागत करता हूँ। और हमारी ये एकता आज के संदर्भ में बहुत ज़रूरी है। हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ने की ज़रूरत है। और मैं आपसे निवेदन करूं कि 2018 2 अप्रैल को जो पूरे देश में जो आंदोलन हुआ और राजस्थान के हर जिले से हमारे साथियों ने पूरे जोश से काम किया, उसमें जो शहीद हुए उनको मैं नमन करता हूं। और जो मुकदमे आज भी पेंडिंग हैं, मुझे पता लगा है कि 87 मुकदमे 87 मुकदमे वापस ले लिए थे गवर्नमेंट ने, और बाकी जो अब मौजूद पेंडिंग है कोर्ट्स में या जिनका चालान नहीं हुआ, उनको वापस लिया जाए, ये हमारी पहली मांग है। इसके अलावा मैं मोटे 2-3 मुद्दों पे ही बात करूंगा, कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। आरक्षण का जो मुद्दा है, उसमें 2001 की जनसंख्या पर डिलिमिटेशन कमीशन बना और उसके आधार पर एससी का 17% और एसटी का 13% आरक्षण एमएलए और एमपी की सीट्स पे हुआ। लेकिन उस समय जो सेवाओं में आरक्षण है या अन्य जो सुविधाएं आरक्षित वर्ग के लिए सुनिश्चित संविधान के तहत है, उनमें ये संख्या का ये प्रतिशत लागू नहीं किया गया। आज तो आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। आज हम एससी और एसटी मिलकर 32% से भी ज़्यादा जनसंख्या को रिप्रेजेंट करते हैं। 1/3 लोग आज एकजुट हैं, ये सबसे बड़ी बात है। 2018 में अनुसूचित जाति का आंदोलन रहा, लेकिन आज का आंदोलन एससी एसटी का मिला जुला आंदोलन है। ये हमें ज़्यादा ताकत और संबल देगा, और हम एकजुट रहे तो जो नारा यहाँ से लगा है वो सरकार हमारी वो हो के रहेगी। इसके अलावा
आज देश का माहौल कुछ अजीब सा होता जा रहा है। जो वंचित वर्ग है, आरक्षित वर्ग है, उसको किसी न किसी तरह से गौण किया जा रहा है। उनके अधिकारों को कई तरह से कम किया जा रहा है। इसके लिए हमारी जागरूकता बहुत ज़रूरी है। हमें हर हालत में एकजुट रहना पड़ेगा और इसके लिए आज का जो सम्मेलन है, मिली जुली अनुसूचित जाति जनजाति की जो ताकत हम दिखा रहे हैं, पूरे राजस्थान से सुदूर क्षेत्र से भी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर, सभी जगह से लोग यहाँ, झालावाड़, कोटा, बारा, सब जगह से यहाँ पहुँचे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ और हमारी एकता स्टेट लेवल पर बने, जिला लेवल पर बने और उससे नीचे के जो तहसील लेवल और वो हो, वहाँ भी हम एकजुट रहे, इसकी हमें कोशिश करनी होगी। एक मुद्दा और है जो कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है और उस पर भी आपका ध्यान और आपके विचार आने चाहिए। निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं है और लेटरल एंट्री के नाम से बड़ी सेवाओं में भी अनारक्षित वर्ग के लोग ही सेवाओं में आ रहे हैं। ये एक खतरे की घंटी है। इसके अलावा हायर जुडिशरी का अगर आप ध्यान दें तो वो एक तरफा कुछ समुदायों से ही जुड़ी हुई है। उसमें SC, ST, OBC जो बहुत बड़ा समुदाय है, जो 80% से भी ज़्यादा है, उनका रिप्रेजेंटेशन गौण है। इस पे भी हमें विचार करना होगा। ये हमारी आज के जो हम आज जागरूक है और आगे आए हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। अंत में मैं आप सबको इस एकता और जागरूकता के लिए बधाई देता हूँ। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये सामने जो पासेज में, जो गैलरी में जो लोग खड़े हैं और हमारा बैरिकेड तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, साथियों यदि आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आप इसीलिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं क्या? आप अनुशासन में रहें, आप अपनी अपनी जगह बैठ जाएं और व्यवस्था को डिस्टर्ब नहीं करें। हेलो हेलो। हमारे बीच में एक स्कूल की छोटी सी बालिका बाबा साहब का एक सुंदर गीत पेश कर रही है, जल्दी करें। एक मिनट, ये बच्ची का भजन प्रस्तुत हो उससे पहले भैया थोड़ा माइक में वॉल्यूम दीजिएगा। ये जो सामने है, जरा ये सामने वाले भाई लोग जरा 5 कदम पीछे हट जाएं। हम यहाँ एकता के लिए हैं और हम खुद खड़े हो सकते हैं, हमें किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है। क्या युवा वर्ग को सहारे की आवश्यकता नहीं है ना? तो फिर इस फाइल को छोड़ के पीछे खड़े हो जाए थोड़ा सा। सभी लोगों से निवेदन है कि सब शांति बनाए रखें। ये समाज का कार्यक्रम है, अपन अपने आप में अनुशासित रहेंगे तो अपने क्या संदेश देना चाहेंगे राजस्थान सरकार और भारत सरकार को? कृपया शांति बनाए रखें और ये मंच के बाजू में और सामने जो मारामारी करने का काम इस तरीके से कर रहे हैं आप, ये अनुशासनहीनता अगर रहेगी तो हमारे समाज को संदेश ठीक नहीं जाएगा। कृपया हाथ जोड़ के निवेदन है समाज से। एक बाबा साहब पे कविता प्रस्तुत कर रही है। मेरा नाम प्रिया कुमारी सैनी है। मैं आपके सामने एक भीम गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आशा है कि आपको पसंद आएगा। भीम तूने रचा इतिहास रे, दुनिया में नाम कमाया। भीम तूने रचा इतिहास रे, दुनिया में नाम कमाया। भीम जब पढ़ने जाया करता, मास्टर भार बिठाया करता। भीम जब पढ़ने जाया करता, मास्टर भार बिठाया
तालियां बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया सैनी इतनी अच्छी प्रस्तुति के लिए। और अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच सह संयोजक उपाध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान, संरक्षक अजाक और आईपीएस सेवानिवृत्त आईपीएस श्री सतबीर सिंह जी को हमारे बीच में अगले उद्बोधन के लिए। और उसके बाद मैं श्री BL आर्य जी जो कि संयोजक हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगी अगले उद्बोधन के लिए। लेकिन उससे पहले श्री सतबीर सिंह जी से आग्रह कि वे अपना उद्बोधन हम सभी के बीच यहाँ प्रस्तुत करें। जय भीम, जय जोहार। जय भीम, जय भीम, जय जोहार, जय जोहार। मेरे अनुसूचित जाति जनजाति के सभी सम्मानित भाइयों बहनों, युवा शक्ति, अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकार दिवस 2 अप्रैल 2023 को आयोजित समस्त राजस्थान की इस महापंचायत में शामिल समस्त राजस्थान के बंधुओं को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हुए इस समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। आप लोगों ने जो इस समारोह के अंदर इतनी भारी संख्या में शिरकत करके अपने समाज की एकता और संगठन और ताकत के बारे में आपने एहसास करा दिया। आज के इस आयोजन के पीछे 2 मुद्दे रखे गए थे। एक मुद्दे में अनुसूचित जाति जनजाति के वो मामले जो 2 अप्रैल 2018 को दर्ज किए गए थे, दूसरा काफी डोगरी के मामलों को। मैं आपको एक अच्छी सूचना देना चाहता हूं कि सरकार ने आपकी इस ताकत को समझते हुए जो 2 अप्रैल 2018 के जो जितने भी मामले अदालत में लंबित हैं उनकी 29 तारीख को ही मीटिंग करके उनको विड्रॉ करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है और वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास उसकी फाइल अभी पेंडिंग है। वो जल्दी ही कार्यालय खुलने के बाद वो संपूर्ण संपन्न हो जाएगी। दूसरे मामले हमारे काकरी डोगरी के हैं। काकरी डोगरी वाले मामलों में भी मेरी बात हुई है। उनका ये कहना है कि हम बुधवार के आसपास एक मीटिंग बुला करके इन मुकदमों को भी विड्रॉ करने की जो नियम के अनुसार कार्रवाई होती है वो कर दी जाएगी। तो आपकी जीत के लिए जय भीम, आपकी जीत के लिए जय जोहार। दूसरा मामला आपका जातीय आरक्षण को 2% दोनों वर्गों में बढ़ाने का है। इसके लिए आपको लंबा संघर्ष करना पड़ सकता है। और मैं एक दूसरी बात इस विषय से हटके, मैं ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, सिर्फ 2 मिनट का आपका समय चाहूंगा। क्या राजस्थान में हर तीसरा आदमी हमारा है? राजस्थान में हर तीसरा आदमी हमारा है और वो सारे के सारे लोग जो जुल्म और अत्याचार के सब सहन करने के हम ही मिल रहे हैं क्या? तो क्या वो वक्त कब आएगा जब ऐसी महापंचायतों के रास्ते से हम ये तय करेंगे कि सरकार हमारी हो, मुख्यमंत्री हमारा हो, सारी चीजें हमारी हो? तो मेरा ये कहना है कि रोजाना हम आरक्षण की भीख, हम सड़कों पर लाठियां, हम अत्याचार अन्याचार, हमारे बहन बेटियों की इज्जत, इनके आबरू कब तक लुटते हुए देखना पसंद करेंगे? ये समय आ गया है दोस्तों। आज यहाँ जितना सैलाब यहाँ पे मौजूद है, जो लोग यहाँ मौजूद हैं, ये कसम खा के जाए कि आने वाले चुनावों में आपकी अपनी सरकार बने, आप देने वाले बनो। आप मांगते रहते हो कि हमारे मुद्दे में वापस लो, हमें आरक्षण दो, हमें पदोन्नति दो, हमें पोस्टिंग दो, हमें ये दो, हमें वो दो, वो दो। अरे क्या भिखारी बनने के लिए पैदा हुए था क्या? बाबा साहब ने आपको संविधान में राजा बनाया था। आप क्या बन गए? आप क्या बन गए? आपकी ताकत आज आपने पहचानी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इस ताकत को गुणात्मक रूप से आप फैलाइए। राजस्थान में 3.25 करोड़ आबादी है अनुसूचित जाति जनजाति की। 3.25 करोड़, हर तीसरा आदमी हमारा है। और फिर भी आप यहाँ बैठे हो कि हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। अरे भिखमंगो, ऐसे क्यों करते हो? तुम शासक बनो, तुम शासक बनने के योग्य हो। आज ये तय करते गए तब तो इस महापंचायत की कोई सार्थकता है। अन्यथा भैया बहुत लोग आए, बहुत चले गए, ऐसे आते जाते रहेंगे। राजनीतिक दल आपको रोटियां वो टुकड़े डालते हैं।
आप अपने परिवार पालते हैं, आप अपना एम्पायर सेट करते हैं। समाज को क्या मिलता है? एक बार कोई प्रधान बन गया, वो अपने पूरी वंशावली को प्रधान बनाना चाहता है। एक बार जो एमपी बन गया, वो पूरी वंशावली को एमपी बनाना चाहता है। समाज को क्या मिलता है? हम पॉलिटिकल पार्टियों के पिट्ठू बन के जीना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। मुझे सिर्फ इतना ही कहना था, ज्यादा लंबी बात नहीं है। बेपनाह अंधेरे को सुबह कैसे कहूं, बेपनाह अंधेरे को सुबह कैसे कहूं? मैं नजारों को अंधा तमाशा बीन नहीं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। जय भीम, जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद सतबीर जी। झूठ कपट न भेदभाव चाहिए, झूठ कपट न भेदभाव चाहिए। हमें पलता फूलता हमारा देश हिंदुस्तान चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही उत्साह, ऐसा ही साथ और ऐसा ही एकता का विश्वास चाहिए। जय भीम का नारा, फलता फूलता है देश हमारा। जय जोहार। आइएगा इन्हीं शब्दों के साथ आमंत्रित कर रही हूँ आप सभी के बीच में भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी एवं संयोजक श्री BL आर्य जी को जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। ऐसी ही सभ्यता एकता से हम अपने विचार इस महापंचायत के माध्यम से सरकार के समक्ष रख रहे हैं। और हमारे बीच इस मंच पर आप सभी से बीच में श्री BL आर्य जी संयोजक, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। सबसे पहले मैं आप सभी को इस अधिकार दिवस के अवसर पर बधाइयां देता हूं। मैं आपको इस अवसर पर अपने अधिकार दिवस के रूप में मनाए जाने का जो निश्चय किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं पेश करता हूं। ये माइक सही है? ठीक ठीक ठीक। आप लोगों को सबको पता है कि कलम के धनी बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हमको एक बहुत सुंदर, अति विशिष्ट संविधान दिया दुनिया में, और हमारे अधिकारों का उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया। लेकिन अधिकारों को हमारे जो विरोधी ताकतें हैं समाज की, वो कुचलने में भी पीछे नहीं रही। आपको जानकारी है कि आदिवासी अनुसूचित जाति के लोगों पर जितने अत्याचार और अन्याय हुए हैं, आप देखिए 1919 में जब बिरसा मुंडा जी केवल मात्र 25 वर्ष के थे, उस समय अंग्रेजी शासन ने उनको बहुत तंग किया और उनकी जल, जंगल और जमीन सारी चीजें छीन ली गई। उनको बहुत परेशान किया गया और आदिवासियों को, अनेक आदिवासियों को मौत के घाट उतार दिया गया। आप उस व्यक्ति का धैर्य देखिए जो 25 साल की उम्र में अपने समाज के हितों के लिए अपने जीवन की बलि दी उसने। मैं ऐसे महान शख्सों को, दोनों को ही बहुत बहुत नमन करता हूं और ये भी अपेक्षा करता हूं कि हमारी ये आज की मीटिंग हमारी भावी रणनीति को तय करेगी। राजस्थान के कोने कोने से उमड़ा सैलाब जो एक नया दृष्टिकोण, नई उम्मीद और नई आशा लेके आया है, ये एक बड़ा संकल्प है हमारे समाज के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए एक संकल्प का अवसर है। क्यों अभी तक हम अलग अलग टुकड़ों में बंटते रहते थे, लेकिन समाज के सभी प्रबुद्ध लोगों ने इस पर विचार किया कि जब तक आप मिलकर नहीं चलेंगे तो आपकी कोई सुनने वाला नहीं है।
और ये अपन ने तय कर रखा था कि अब हम सुना के रहेंगे, अब हम डरने वाले नहीं हैं और हम अपने हक लेकर रहेंगे। आपको एक उदाहरण के रूप में मैं बात बताना चाहता हूं। हमारे लोगों ने बहुत ऐतिहासिक युद्ध लड़े हैं। कोरेगांव का 1802 का जो युद्ध था, उसमें महार सैनिकों ने आतताई पेशवा राजा की 28,000 की सेना को खदेड़ दिया था। आप यदि उसका औसत निकालेंगे तो एक आदमी ने 56 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और आज की तारीख में जो 56 इंच के सीने की बात करने वाले हैं, ये हमारे कोरेगांव की प्रेरणा से ही 56 इंच के सीने की बात करते हैं। इनका सीना 56 इंच का नहीं है, ये इन्होंने हमारे 56 इंच का सीना जो कोरेगांव की हमारी फौजें थी, उन फौजों के बलिदान और त्याग के फलस्वरूप मिला है। हम इस बात को नकारते हैं कि तुम्हारे पास 56 इंच का सीना है, और ऐसा नहीं है तो हम थोड़े दिनों के बाद में उसको पूरा ही नकार देंगे, पूरा ही निपटा देंगे। देखिए, आपने को मैंने बताया, पहला हमारा 1818 का युद्ध था। बाद में हमारी सेनाओं में जो आदमी थे वो रेजिमेंट को खत्म कर दिया गया। तो 1946 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आर्मी में उन्होंने ज्वाइन करके थाईलैंड, बर्मा आदि में बहादुरी का परिचय दिया। आज भी थाईलैंड और बर्मा में उनके नामों की सूचियां लगी हुई हैं। इसके बाद में तीसरा जो हमारा महायुद्ध हुआ वो हमारा 2418 को हुआ। 2418 को जो स्वस्फूर्त आंदोलन था, आज की तरह आयोजित नहीं था। देश में, पूरे देश में, राजस्थान में नहीं पूरे देश में आक्रोश व्याप्त था और कोई भी व्यक्ति उस अन्याय को सहन करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के 2 सिरफरे न्यायाधीशों ने हमारा जो 1989 का SC/ST एक्ट था उसकी धाराओं को बदल दिया। उसके जो काटने के दांत थे, उन दांतों को उखाड़ने का प्रयास किया गया। और जब हमारे सारे देश के SC/ST के लोगों को यह अनुभव हुआ और ये जानकारी मिली कि इस एक्ट के दांत ही तोड़ दिए गए हैं, तो खुद अपने दांत बाहर लेके आए और जिस जोश के साथ उन्होंने सारे देश को ये मैसेज दिया, ये संदेश दिया कि अब हम अन्याय सहने वाले नहीं हैं। और उसके बाद में सरकार की बड़ी किरकिरी हुई और आपको मालूम है कि संविधान में फिर संशोधन के बाद उस एक्ट को पुनर्स्थापित किया गया और वो प्रावधान पुनः यूं के यूं कायम कर दिए गए। इसके बाद में जो सबसे बड़ा अन्याय और अत्याचार हुआ ये था कि कतिपय जिलों के वहां के जो पुलिस कप्तान थे, उन्होंने इंसानियत की सभी हदों को पार कर दिया। बाड़मेर में नंगा डांस किया उन्होंने, गरीब लोगों को और हमारे विद्यार्थियों को और हमारे कार्मिकों को जेलों में डाल दिया, उनको बंद कर दिया गया। जालोर में 68 मोटरसाइकिल थी, उन मोटरसाइकिलों को अग्नि के हवाले कर दिया गया, उनको जला दिया गया। नीम का थाना में जो अत्याचार किए वो बहुत ही ज्यादा थे। वहां पर हमारे सरकारी नौकरों की नौकरियां भी छीनने की नौबत आ गई थी, क्योंकि उनके निलंबित कर दिया गया था। कुल मिलाकर के ये अधिकारी जो काम कर रहे थे, ये बिल्कुल दिमाग से खोखले थे। इन्होंने कोई न्यायोचित कार्रवाई करने का प्रयास नहीं किया। इनको तो जो जोश में आया, मन में आया, वही काम इन्होंने किया। और यही कारण था कि हमारे 322 जवान, उनमें कतिपय महिलाएं भी थी, उनको बंद करके और हमारे यहाँ पर जो इन्होंने नंगा डांस किया, उसके प्रति भी हमारा आक्रोश कायम था। हमने सरकार से समय समय पर निवेदन किया। तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे से जाके हमने बात की, उनसे हमने कहा कि इन केसों को वापस लीजिए। लेकिन जैसा कि आपको पता है, सामंती सोच के लोगों से न्याय की अपेक्षा करना, मैं समझता हूं कि हमारी बहुत बड़ी भूल है। सामंती सोच को हमें विरोध करना है, हमें अपनी ताकत को मजबूत करना है, अपने आप ताकत दिखानी है, और यही हमने किया। यही कारण है कि ये 2 घटनाओं के अलावा जो सरकारों का जो रवैया है, सरकारें जो है बिल्कुल गूंगी बनी हुई हैं, गूंगी। ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है, और गूंगी सरकारों के पास, हमारे पास कोई मैसेज देते भी हैं तो गूंगी सरकारें सुनती नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि
इंद्र मेघवाल की हत्या के बाद में शहीद दिवस से एक बहुत बड़ा आंदोलन चल करके मुख्यमंत्री के घर पे पहुंचा। छोटा करना है पहुंचा। हमें वहां पर हमारे एक मंत्री महोदय से मुलाकात करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से आने के बाद बात करवा दूंगा। ना तो मुख्यमंत्री को समय मिला ना हमारे मंत्री को मिला, क्योंकि उसको सुनने को ही मना कर दिया। काय का सामाजिक न्याय कर रहे हो आप? सामाजिक न्याय की परिभाषा तक पता नहीं मंत्री को। सामाजिक न्याय की क्या परिभाषा है जरा मंत्री से पूछा जाए। ये मौजूद है यहाँ हमारे बीच में कि सामाजिक न्याय की परिभाषा क्या होती है। सामाजिक न्याय की परिभाषा नहीं जानते, अधिकारों की बात करते हैं, खैर खुआ बनने को तैयार है। हम ऐसे मुर्दों को हम कंडेम करते हैं एक्चुअली। अब मैं दो बात और बोलूंगा क्योंकि मेरे पीछे बहुत वक्ता है। हमारे लीडर्स की बात सुनिए आप। हमारे लीडर है या लीडर है ये मुझे पता नहीं, अंग्रेजी का मीनिंग है आप अंदाजा लगाइए। ये लीडर है कि लीडर है? कुल मिला करके मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं, कभी मुर्दे बोलते हैं क्या? मुर्दे बोलते हैं क्या? तो जो हमारे नहीं बोलते वो मुर्दों से भी बेकार आदमी है हमारे लिए। हमें आपकी भीख नहीं चाहिए। आप होते ही कौन है हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ करने वाले? ऐसे मुर्दों को तो दरअसल मेरी ये तो मान्यता है कि ऐसे मुर्दों को बुलाया नहीं जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डींग मारते हैं। और राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था, मैं जो बार बार कहता रहता हूं कि ये हमारे समाजों में जाके बहुत डींग मारते हैं, लेकिन ये विधानसभा और संसद में जाके इनके सबके मुंह पे चेपी लग जाती है, इनका मुंह बंद हो जाता है। आप यदि नहीं बोल सकते तो आपको त्याग पत्र देना चाहिए। और अब जो है अनुसूचित जाति और जनजाति का जो संयुक्त सम्मेलन है, ये सम्मेलन अब इस प्रकार के अन्याय को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। आरक्षण के बारे में बहुत की बात हो चुकी है। मैं केवल दो मिनट में पूरी करता हूं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आप सुने जरा थोड़ा ध्यान से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बजट सत्र के दौरान बड़े दम भरे थे। एक सेकंड। और उन्होंने ये कहा था कि आप इधर हो जाओ। उन्होंने ये दम भरा था कि आप मेरे से मांगो, आपको क्या मांगना है आप मांगोगे वही दूंगा। आप मांगने वाले थक जाओगे लेकिन मैं देने वाला नहीं थकूंगा। अरे हम तो 5 साल से मांग रहे हैं लेकिन आप कोई दे नहीं रहे हमको कुछ भी, तो कौन सा दम भर रहे हो? आप दम भरो तो वो इतना सा भरो कि आप हमें जो दे सकते हैं। हमारे SC ST के 56 MLA हैं। 56 की जितने भी अत्याचार अन्याय होते हैं उनमें एक आध को छोड़ के किसी आवाज नहीं निकलती। अब मेरा आखिरी आधा मिनट का स्पीच है, सिर्फ आधा मिनट का। मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि मैं तो OBC वर्ग का केवल एक ही MLA हूं और मैं मुख्यमंत्री हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे जो 56 MLA आप इनके लिए आप सीट खाली कर दो ताकि हमारे 56 MLA को उसका राज मिले। बहुत सारी बातें हैं लेकिन वो कहने का इतना समय नहीं है। मैं युवाओं से अपेक्षा करूंगा कि अब अपने संघर्ष के लिए तैयार हो जाइए। अब हमको बहुत लंबा चलना है और कुछ संकल्प हमें लेने हैं कि एक तो हम SC ST की योग्यता को बराबर कायम रखेंगे, इसमें कोई टूट फूट नहीं होने देंगे। और 2 अप्रैल को हर वर्ष हम जो है ना अधिकार दिवस के रूप में मनाएंगे और संविधान में जो हमारे अधिकार उनको हम लेके रहेंगे। जय भीम, जय भीम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भीम। धन्यवाद BL आर्या साहब। जो साथी LED को जो देख रहे हैं जरा उनको चेक कर लें। धन्यवाद। और कहा है ना, हालात ऐसे ना रखो कि हौसले बदल दें। हालात ऐसे ना रखो कि हौसले बदल दें, हौसले ऐसे रखो कि हालात ही बदल दें। एक बार आप सभी के हौसलों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित कर रही हूँ
भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी श्री जेपी मीना जी को एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ जय भीम जय मीम का नारा पलता फूलता देश हमारा। इस बीच हमारे बीच में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी पधार चुके हैं, उनका जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। जय भीम, जय जोहार। भाइयों, जो बाबा साहब और बिरसा मुंडा जी ने बलिदान दिया, संघर्ष किया और उनके जो संघर्ष के फलस्वरूप हमें जो संवैधानिक प्रावधान मिले, उनको लेने में हमें गर्व महसूस करना चाहिए और किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। साथ ही हमें इसको अपना हक समझकर मांगना चाहिए और जहां जरूरत हो उन सारी मानसिकताओं को जो जातिगत मानसिकता रखते हैं उन लोगों को एक्सपोज भी करना चाहिए। आज यदि हम देखें तो अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के विरुद्ध जो अत्याचार होते हैं उनमें केवल 17% केसों में प्रोसिक्यूशन होता है, सजा होती है। 83% केस छूट जाते हैं विभिन्न कारणों से और उसमें एक विशेष कारण है कि जो अधिकारी लोग उनका अनुसंधान करते हैं वो त्रुटिपूर्ण अनुसंधान करके लोगों को बचाते हैं। तो हमें जहां एक तरफ रिजर्वेशन की मांग को बरकरार रखना है, वहीं दूसरी तरफ उन सारे तत्वों को भी एक्सपोज करना है जो जातिगत भावना से एसटी एससी के प्रति अत्याचारों को दबाते हैं या केसों को बिगाड़ते हैं। आजकल आप सबने सुना होगा, इतिहास को दोबारा लिखने की बात बहुत उठाई जाती है। मैं आशा करता हूँ कि ये जो इतिहास दोबारा लिखा जा रहा है उसमें हमारी एससी की वीरांगना झलकारी बाई और हमारे ट्राइब्स के हीरो राणा पुंजा जैसे लोगों को भी इतिहास में उचित स्थान मिलेगा और उनका स्थान भी दोबारा से लिखा जाएगा। मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहूँगा जो ये दर्शाते हैं कि रिजर्वेशन को लगातार कम करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें एक है प्राइवेटाइजेशन, दूसरा है राजनीति में हमारे लोगों की आवाज़ कमज़ोर होना और तीसरा है जुडिशरी का रोल। पिछले 5 सालों में भारत सरकार में संविदा पर लिए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या 25 लाख हो गई है, जो 5 साल पहले केवल 7-8 लाख थी। उसी तरह से जो पीएसयू है उसमें भी 5 लाख कर्मचारी आज संविदा पर लिए जा रहे हैं और ये सब संविधान को खत्म करने के प्रयास के रूप में किए जा रहे हैं। यही नहीं, जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटी और आईआईटीज और आईआईएम्स हैं उनमें संसद में ये आंकड़े दिए हुए हैं सरकार द्वारा कि वहाँ करीब आईआईटीज में 800 वैकेंसी खाली है और वो सारी रिजर्व वैकेंसी है और उसमें जितने भी डायरेक्टर हैं आईआईटीज के उन्होंने रिक्रूटमेंट करने से भारत सरकार तक को मना कर दिया है विभिन्न कारणों से। तो ये जो सारी हमारे अधिकार हैं, जो न्यायोचित अधिकार हैं, उन अधिकारों के लिए हमें संघर्ष ही नहीं करना है बल्कि हमें उन लोगों को भी एक्सपोज करना है जो हमारे हक को मारते हैं और हमारे लोगों के प्रति जो अत्याचार होते हैं उनको बढ़ावा देते हैं। एक इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख आया था, उसमें ये क्लियरली लिखा गया है, जो ऑक्सफाम की स्टडी है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कहा है कि जो भी एसटी एससी के बच्चे आईआईटी आईआईएम्स में आते हैं उनकी लर्निंग एबिलिटी जो वंचित होकर भी सीखते हैं, ऐसे माहौल में आके पढ़ते हैं, जनरल स्टूडेंट से ज़्यादा अच्छी है। तो ये दिखाता है कि हम किसी भी तरह से कम नहीं है, बल्कि हमें विभिन्न कारणों से विभिन्न लोगों द्वारा जो जातिगत मानसिकता रखते हैं
उसमें हमें शिकार बनाया जाता है और लोगों को हतोत्साहित किया जाता है। इसके लिए हमें हमारा अधिकार मांगना होगा और गर्व के साथ मांगना होगा। हमें किसी प्रकार का संकोच नहीं करना। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विधायक जहाजपुर गोपीचंद मीना जी यहाँ पधारे हैं। गोपाल केसावत जी पूर्व राज्य मंत्री, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे बीच में आदरणीय मंत्री जी और अन्य अतिथिगण यहाँ विराजमान है। हम हमारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आप शांति बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी वक्ताओं से मेरा आग्रह कि समय सीमा का विशेषकर आप ध्यान रखें। और अगले वक्ता के रूप में मैं आप सभी के बीच में आमंत्रित कर रही हूँ बसेड़ी के विधायक एवं राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष श्री खिलाड़ी लाल बैरवा जी को एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका अभिवादन अपने वक्ता के रूप में। आज 2 अप्रैल को अधिकार दिवस के रूप में जो आज ये मेला हम देखने जा रहे हैं, सभी आयोजकों को और संपूर्ण राजस्थान की जनता को जो SC/ST की है, इतनी संख्या में इकट्ठा होना, ये एक हुंकार भरना, ये दिखाता है कि अब SC/ST पीछे नहीं है। मैं SC आयोग का चेयरमैन होने के नाते मुझे 1 साल का समय हो गया है। मैं 18% आज की डेट में SC है, 14% ST है। जो विशेष बात है हम आयोग से रिलेटेड मैं वो आपको शेयर करूंगा कि अभी पूर्व वक्ताओं ने भी और ये आया था कि आयोगों को वैधानिक दर्जा होना चाहिए। तो जिस दिन मैंने मुख्यमंत्री जी ने शपथ दिलाई, उस दिन से और 1 साल के भीतर हमने बहुत लंबा सफर किया। मंत्री जी बैठे हुए हैं, इन मंत्री जी ने भी क्या नाम कह दिया था कि वैधानिक दर्जा अनुसूचित जाति आयोग को मिलना चाहिए। इतना सब कुछ होने के बाद में आज फाइल ठंडे बस्ते में रखी हुई है। मनसा भगवान जाने क्या है। जब ये बात हुई तो ये तय हुआ, हमारे जो वो हैं हमारे प्रभारी हैं, उनके बीच में बात हुई तो ये हुआ कि भाई अगर वैधानिक दर्जा अनुसूचित जाति को मिलेगा तो खिलाड़ी लाल बैरवा SC आयोग का चेयरमैन नहीं रह पाएगा। मैंने तुरंत ये बात कही। कल जब हम भरतपुर हेलीपैड पे सबके बीच में कि आप बात करते हैं अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की, अगर अनुसूचित जाति आयोग को दर्जा मिलता है तो मैं तो विधायक पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। ये हमारे पोजीशन है वैधानिक दर्जा की। इंद्र कुमार मेघवाल का केस को लीजिए, एक केस में 50 लाख रुपए दिए, एक में 5 लाख दिए। तो हमने खुले दिल से बात की थी कि अनुसूचित जाति के लोग कोई भिखमंगे नहीं है या कोई पैसे के लिए ऐसी बात करते हो। दोनों की जो हत्या हुई है उसमें फर्क बताइए कि इसमें क्या फर्क है, इसमें क्या फर्क है, जिसका आप सब लोगों ने पढ़ा भी होगा, लिखा भी होगा। और आज भी ये जो पूरा का पूरा हुजूम ये तय करता है कि अब किसी भी मुद्दे पर SC/ST पीछे नहीं है। अगर हम बात करते हैं TSP एरिया की, तो मैंने 2 बार जिलों के दौरे कर चुका हूं। TSP एरिया में 5% रिजर्वेशन है SC को। जब अनुसूचित जाति आयोग के दिल्ली के चेयरमैन आए थे और मैं खुद था और हमारी जब मीटिंग हुई थी राजस्थान के अधिकारियों के साथ, तो हमने क्लियर कट कहा था कि अब रिजर्वेशन में 50% वाला मैटर खत्म हो गया है। आप हर सूरत में ST को कितना भी रिजर्व रखें, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन 5% से 18% अनुसूचित जाति का हो जाना चाहिए। ये हमारी मांग थी। 12% से 14% और 16% से 18% ये होना चाहिए। एक जो बहुत बड़ा मुद्दा है एट्रोसिटी एक्ट का, उसको मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। आपके बोलने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन अक्सर सरकार ने भी और अधिकारियों ने भी ये मैसेज दे रखा है कि SC/ST के जो मुकदमे होते हैं वो झूठे होते हैं। मैंने इस मुद्दे को लेकर पूरे राजस्थान में बिगुल बजाया और सब जगह मीटिंग की और ये कहा कि आप मेरे को बता दीजिए कौन से झूठे होते हैं। जो झूठा होता है वो अब जो सामाजिक समरसता है
उसके तहत पंच सरपंच पटेल जो भी हैं उनसे विड्रॉ करा लेते हैं और उनको वापस लेना पड़ता है और उसमें झूठ लिखते हैं। तो मैंने ये सजेशन दिया है कि डिप्टी इसकी जांच करता है, कोई भी डिप्टी जो जांच करे उसके बाद में 164 के बयान होने चाहिए उन लोगों के, और बयान के बाद में डिप्टी की रिपोर्ट होनी चाहिए कि ये केस झूठा है या सच्चा है। अगर जब ये केस का तय हो जाएगा कि ये सच्चा है तो अंत तक क्या नाम है ये नहीं हो पाएगा। और हमने ये भी लिखा है, कहा है, आज हमारे भेड़ा साहब यहाँ के अध्यक्ष हैं, इससे इनको भी हमने बात की थी और ये कहा था कि जो रिजर्वेशन है आपका ये जो केसेज हैं उन केसेजों में आप ये तय कर दीजिए कि जो समझौता के तहत आप चालान एफआईआर लगाते हैं उसमें एक समझौता चालान का कॉलम डाल के हमारे लोग हैं और वो परसेंटेज जो झूठ बोलने की आपने आदत डाल रखी है उसको ये करिए। हमारे केस सब सच्चे हैं, ये आपकी मानसिकता का और इसका फर्क है कि ये लोग आप लोगों को झूठा बताते हैं। अभी बात चल रही थी तो भाई ये मंत्री भी बैठे हुए हैं और भी लोग हैं, सबका अपना अपना दायरा है। यहाँ जो मंच पे बुलाते हो ना तो बुलाने के साथ में ये रखा करो कि सबकी अपनी मानसिकता है, सबका अपना काम है, सब अपना काम करते हैं, कोई ज्यादा करता है कोई कम करता है। अंत में मैं आपको ये निवेदन करना चाहूंगा कि जो SC ST के अधिकारी हमारे उनका प्रतिशत आप चेक करिए कि जो मुख्य पद है उन पर कितने लोगों को लगाया हुआ है। ये अधिकारी बैठा हुआ है, पूरा राज्य सरकार के मंत्री बैठे हुए हैं, MLA जी बैठे हुए हैं। देखो भाई डरने से तो काम चलेगा नहीं और डरोगे तो मरोगे और डर के आगे जीत है। मैंने अपने आप को तय करके कह दिया कि जो करना है जो कर ले, जो भी होगा देखा जाएगा। समाज के लिए 24 घंटे खड़े हम लोग और इन चीजों की परवाह नहीं करते। आज इतना बड़ा समूह जहां कहां से आया है, ये हमारी ताकत बन गया है। अब हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। ये इस तरह के जब अगर होते रहेंगे अधिकार दिवस पर और आप लोग अपनी ताकत दिखा लोगे तो जो मुद्दे हैं ये मुद्दे सब डिस्कस हो रहे हैं। मैं कमेटी से निवेदन करूंगा कि एक कमेटी 11 सदस्यीय जो भी मुख्यमंत्री से जाकर मिले और आज के जो हालात हैं उसको बताए कि शेड्यूल कास्ट ऐसे ही वोट देने के लिए तैयार नहीं है, वो अपना अधिकार मांगती है। अब वो गए जमाने जो कोई भी कैसे भी वोट ले लेता था, अब वोट लेने के लिए तो आपको और जो वर्क करने पड़ेंगे और आपके बीच में जाना पड़ेगा। मुझे बोलने के लिए टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबा श्री भीमराव और जय बाबा बिरसा मुंडा बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छी बात। डर के आगे जीत है। हमारे बीच में श्री जितेंद्र गोठवाल जी पूर्व विधायक संसदीय सचिव पधारे हुए हैं, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। इस बीच अगले वक्ता आपको अनाउंस करेंगे, उसके बाद हमारे मंत्रीगण हैं उनको हम बुलाएंगे। सबको अवसर मिलेगा लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। देखिए मैं एक बात बता देता हूं, हमारे बीच में जाट महासभा के अध्यक्ष राजाराम मील साहब बैठे हैं। आपने जाट महाकुंभ किया, आपने देखा था। अभी ब्राह्मण पंचायत हुई, आपने देखी। क्षत्रिय महासभा देखी, क्या ऐसे अनुशासन भंग होते देखा? क्या मंच के आगे ऐसे देखा? क्या पार्टी पॉलिटिक्स की बात होते देखा? तो हम क्यों नहीं ऐसा करते? हम अधिकार बराबर मांगते हैं लेकिन बाकी मामलों में बराबरी नहीं करते। इसलिए थोड़ा आप शांति रखें। ये ऐतिहासिक महापंचायत है, इसे ऐतिहासिक बनाना